हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी एक्सप्रेस में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार टीजीटी सोशल साइंस का पेपर। ये इसी साल 2023 में हुआ था और ये पेपर 26 अगस्त को हुआ था इसी साल। तो इस पेपर के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे और इसकी जितने भी आंसर बताएंगे सभी ऑफिशियल आंसर की के द्वारा दिया गया आंसर बताएंगे आपको। और तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। ये पेपर कुल 2 घंटे का होता है और टोटल 120 मार्क है। इसमें 1/4 यानी 1/4 इसमें माइनस मार्किंग है। ठीक, इसके बाद इसमें 4 सब्जेक्ट इस पेपर में जब आपको पेपर मिलेगा तो इसमें कुल 4 सब्जेक्ट दिए रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 ही करना है। 4 कौन कौन रहेंगे? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। जितने भी पॉलिटिकल सोशल साइंस के छात्र होंगे ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है इसके बारे में जानते होंगे। और इसके बाद लिखा है कि जो भी 2 सब्जेक्ट आप इन 4 में से चुनेंगे तो जो 2 चुनेंगे उसमें से कम 1 हिस्ट्री या ज्योग्राफी कोई होना चाहिए। तो ठीक है, जैसा कि इस पेपर में हम आज आपके लिए ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये 2 सब्जेक्ट लेके आए हुए हैं। तो जिन छात्रों का कॉम्बिनेशन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का होगा वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। और इसके बाद अन्य कॉम्बिनेशन जो सब्जेक्ट छूट जा रहे हैं यानी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स, इसका पेपर हम जल्द ही अपलोड कर देंगे। लेकिन फ़िलहाल आज केवल ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ पे हम आपके लिए दिखाएंगे। इसके बाद इसमें कुल टोटल प्रश्न जितने भी होते हैं, टोटल प्रश्नों के बारे में बता देते हैं। कुल टोटल प्रश्न 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें से जो 40 प्रश्न हैं आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल और मैथ, रीजनिंग इससे होते हैं। और जो 40 क्वेश्चन आपका 2 सब्जेक्ट होता है, यानी एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी हो गया और दूसरा सब्जेक्ट अगर हम पॉलिटिकल साइंस लेते हैं तो 40 क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से होगा। इस तरह से जो भी सब्जेक्ट आप 2 लेंगे उसके 40 यानी इसके कुल जाएंगे 80 क्वेश्चन, यानी 40 और प्लस 80 बराबर 120 हो जाएगा आपका 120 प्रश्न। तो आइए बिना देर करते हुए हम सीधे प्रश्नों पे चलते हैं। और शुरू में आपको दिखा देते हैं कि जैसे ये जीएस जो पहला जो जनरल स्टडी का पेपर होता है जो सबके लिए कॉमन होता है, 40 क्वेश्चन इसके ये पेपर हैं। देखिए ये मैथ का पेपर है, इस तरह से आप रोक कर भी देख सकते हैं कुछ देर के लिए। तो इस तरह से आइए बिना देर करते हुए हम सीधे चलते हैं ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे। और इसके बाद ज्योग्राफी का सेक्शन शुरू करते हैं हम। ये हिस्ट्री का सेक्शन है। सब पेपर एक ही में दिया गया है, आप अपना सेक्शन खोज करके उसको आप हल करें। तो हम आ चुके हैं इस समय ज्योग्राफी के सेक्शन पे। ज्योग्राफी का सेक्शन ये रहा, ये इंग्लिश का पार्ट है, ये हिंदी का पार्ट है। ठीक, तो ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। तो आइए बिना देर करते हुए हम इसको हल करना शुरू करते हैं। जो भी छात्र नए आए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमसे जुड़ जाएं। और यदि वीडियो आपको देखने के बाद अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को जितने भी आपके पास टीजीटी पीजीटी के ग्रुप हैं उसमें शेयर करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए बिना देर करते हुए हमारा पहला प्रश्न है, भारत में असुरक्षित प्रजाति है। असुरक्षित का मतलब यहाँ यह है वल्नरेबल। वल्नरेबल से बात की जा रही है, तो वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन सी है? हम जो भी प्रश्न बताएंगे उसकी पूर्ण व्याख्या करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आप धैर्यपूर्वक सुने। तो जो भी प्रश्न बताएंगे हम पूरा उसका विस्तार ज़रूर करेंगे। तो भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन है, यानी वल्नरेबल स्पीसीज़ कौन है? एशियन हाथी, गंगे डॉल्फिन या काला हिरन? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये 3 के तीनों असुरक्षित प्रजातियों के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये 3 के तीनों आते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में। ठीक, ये 3 के तीनों इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हैं। इंडेंजर्ड का मतलब लुप्त प्राय प्रजातियों में आते हैं, यानी जंगल में विलुप्त होने के उच्च जोखिम इनका है। ठीक, तो असुरक्षित में कौन आता है? असुरक्षित में इसका मतलब ये हुआ, वल्नरेबल का मतलब जंगल में खतरे का उच्च जोखिम इनको है। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे, ये तीनों तो एग्जाम्पल है नहीं, इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जो घरेलू गौरैया होती है वो है। इसके बाद कॉमन लेपर्ड होता है। इसके बाद नीलगिरी ताहार है, ये घड़ियाल है। ये सब जितने हैं हमारे भारत में वल्नरेबल प्रजातियाँ स्पीसीज़ हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में वन संसाधनों का ह्रास का मुख्य कारण क्या है? जो वन संसाधन है उनका ह्रास का कारण क्या हो सकता है? कृषि हो सकती है, कृषि का विस्तार हो सकता है, रेल हो सकता है, या वैज्ञानिक वानिकी हो सकती है, या इनमें से ये दोनों? बताइए। तो इसका सही और उपयुक्त ऑप्शन के हिसाब से यही कारण है, कृषि का विस्तार
हो रहा है, चाहे स्थानांतरित कृषि हो या फिर जो निर्वहनीय कृषि हो या फिर विस्तृत कृषि हो, इन सब में जंगल काटे जा रहे हैं। तो ये चीज़ है, इसका सही उत्तर यही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकीय खेती की परंपरागत विधियों द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया? पारिस्थितिकीय खेती की यानी ये लिखा है इकोलॉजिकल फार्मिंग की बात हो रही है, तो किसके द्वारा प्रचलित किया गया? ये 3 आंदोलन के नाम दिए गए हैं, क्या बीज बचाओ या नवधान्य या तवा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, जो बीज बचाओ आंदोलन है, जो पारंपरिक जो बीज होते हैं, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, उनको बचाने के लिए, क्योंकि जो बीच में कंपनियां हाइब्रिड तरह की जो बीज ला दे रही हैं, उससे जो हमारे पारंपरिक बीज हैं वो वहाँ से रिप्लेस हो जा रहे हैं, उसको बचाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। और नवधान्य आंदोलन चला था दिल्ली में, ये वंदना शिवा द्वारा चलाया गया था, 1982 में चलाया गया था। वंदना शिवा द्वारा 1982 में चलाया गया था। इसमें किस पे जोर दिया गया? जैविक कृषि पे, जैविक बीज उत्पादन पे, इसके बाद जैविक उर्वरक पे, इस पे ध्यान दिया गया था। और इसके बाद तवा मत्स्य संघ जो है, तवा मत्स्य संघ, तो ये मछलियों के उत्पादन या इनके व्यापार से संबंधित है। तो इसका इसमें से सही उत्तर इसका आयोग ने माना है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके बाद हम अपना अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किन राज्यों को कवर करता है? किन राज्यों को कवर करता है? यानी सरदार सरोवर बांध तो बना एक ही राज्य में है, लेकिन उससे लाभान्वित कितने राज्य हैं ये बताना है आपको। तो हम ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन पढ़ने से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका सीधा उत्तर हम बताएंगे और उसकी व्याख्या कर देंगे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है ए। सरदार सरोवर बांध है तो ये गुजरात में है, तो ये गुजरात में नर्मदा नदी पे, और इससे जो बिजली बनती है और जो इसका पानी है, जो अलग अलग सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको नहरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। तो इसका लाभ बिजली और पानी का राजस्थान भी उठाता है, महाराष्ट्र भी उठाता है, मध्य प्रदेश भी उठाता है। यही 4 राज्य हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए निर्मित हुई, परंतु इनमें बाढ़ की स्थिति और भयावह हो गई, क्यों हो गई बताइए? बाढ़ परियोजनाएं बनी हैं बाढ़ के रोकथाम के लिए, लेकिन इनमें बाढ़ की स्थिति और भी भयावह हो गई, किस कारण? क्या इसमें से कोई कारण है? तो इनके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो जाता है, ये भी सही कारण है। ज़्यादा सेडिमेंटेशन हो जाएगा तो जो उनकी जल धारण करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और दूसरा है, अत्यधिक वर्षा से बांध में पानी छोड़ना पड़ा, तो ये भी कारण है। कई बार पानी जब ज़्यादा मात्रा में छोड़ा जाता है तो कई शहरों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, ये कोई विशेष कारण नहीं है। तो ये 2 का दोनों सही उत्तर होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त मतलब 2 से अधिक। ठीक, इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य कर दिया। कौन सा राज्य है जिसने वर्षा जल संचय को अनिवार्य कर दिया? तो वह राज्य है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने, और ये कब किया था? ये किया था 2001 में। इसने 2001 में ही कर दिया था। और जानते हैं क्या हुआ था इसके बाद? इसके ठीक 5 साल बाद जो चेन्नई का जल स्तर है उसमें 50% की वृद्धि हो गई थी। ठीक, तो देखिए कितना अच्छा प्रभाव पड़ा इस निर्णय का। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत में विश्व में उत्पादक दूसरा बड़ा देश है, ये बताना है। 2017 के मुताबिक बताना है, भारत विश्व में क्या चावल का या कपास का या गन्ना का उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका सही उत्तर है कपास। ठीक, जैसे हम आपको फिगर दिखाते हैं, फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रेड सर्कल बना है, इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है इंडिया
इन 2017 इंडिया वाज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना, ये लिखा गया है। ठीक, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। किसानों के फ़ायदे के लिए संस्थागत सुधार था, कौन था बताइए। तो संस्थागत सुधार, भूमि सुधार या ग्रामीण बैंकों का निर्माण या फिर किसान क्रेडिट कार्ड, इनमें से कौन सा संस्थागत सुधार है? तो इनमें से कोई भी नहीं संस्थागत सुधार है। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संस्थागत सुधार होगा क्या, ये भी तो बात है कि संस्थागत सुधार आखिर क्या होता है। तो संस्थागत सुधार उस सुधार को कहते हैं, इसमें क्या होता है, भूमि स्वामित्व हुआ, फिर उसके बाद हमारा जो फसल सब्सिडी मिलता है वो हुआ, कृषि की उपज हुई ये, और कृषि उपज से जो बिक्री होती है वो हुआ, वो सब जितने भी चीज़ें मिलती हैं ये संस्थागत सुधार में आती हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर है अभ्रक, झारखंड का कोडरमा। और झारखंड ही न सिर्फ, इससे जब संबंधित एक जो नवादा ज़िला है, बिहार का नवादा ज़िला, उसमें भी ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक उत्पादन के लिए। तो ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है वो कौन सा है? तो वो है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग ही भारत का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है और अपने आप में आत्मनिर्भर है। इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके कच्चे माल या फिर जो भी हो। तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल का उदाहरण सभी लोग जानते होंगे, मक्का है, गेहूँ और मटर दोनों जो हैं रबी की फसल हैं। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? बताइए। जौ, पटसन, कपास, बताइए कौन सी 1 वर्ष का समय लेती है? इन दोनों में से अधिक या कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है वो फसल जो 1 वर्ष लेती है? तो वो फसल है गन्ना। गन्ना लगभग 1 वर्ष का समय ले लेती है तैयार होने में। जौ या कपास लगभग 5 से 6 महीने लेती है। पटसन भी 4 से 5 महीने लेता है और जौ भी 4 से 5 महीने में तैयार हो जाता है। तो गन्ना ही एकमात्र फसल है जो 1 वर्ष का समय लेती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा बिछाए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं या संचालित होते हैं, ये बताना है। राष्ट्रीय राजमार्ग, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा, या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत द्वारा, या फिर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 2 संस्थाएं काम करती हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही है तो इसमें पहली तो एक ये रहेगी NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और दूसरी जो रहेगी हमारी NHIDCL यानी नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये और प्लस ये जो है NHAI यानी द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये दोनों मिल करके इसका निर्माण करती हैं। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कह रहा है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है? तो बताइए भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पे है, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथे स्थान पे है। किस स्थान पे है? चौथे स्थान पे है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। जलोढ़ मिट्टी, ठीक, जलोढ़ मिट्टी को उसकी आयु के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? तो बताना है भाई, खादर या बांगर या दलदली। तो सभी लोग जानते होंगे उसका नाम है खादर। जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है उसको खादर बोलते हैं, और जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसको हम बांगर बोलते हैं। ठीक, इसको बांगर बोलते हैं। तो इसके बाद
और दलदली भूमि जहाँ कई महीनों तक पानी जमा रहता है और भूमि दलदली हो जाती है। इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। और अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? तो बताइए कौन सी मिट्टी, शुष्क मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? तो इसका सही उत्तर है काली मिट्टी में कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अगर कपास की बात की जाए, कपास के बारे में ही जान लेते हैं थोड़ा सा कि कपास क्या है। एक उष्णकटिबंधीय पौधा है, ये काली मिट्टी में होता है और इसको क्या बोलते हैं, सफ़ेद सोना भी बोलते हैं। और भारत में ये मध्यम से छोटे रेशे वाली पाई जाती है और इसमें औसत वार्षिक वर्षा चाहिए मात्र 50 से लेकर 100 सेंटीमीटर्स की औसत वार्षिक वर्षा चाहिए। ये सब प्रश्न हैं, इन सब बिंदुओं से प्रश्न निकल के आते हैं। और तापमान कितना चाहिए, 20 से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। और एक प्रश्न इसी से बहुत अच्छा बनता है, कई बार पूछा गया है, कितने दिन तक ये पाला रहित होनी चाहिए? तो 210 दिन तक ये पाला रहित होनी चाहिए कपास की फसल। ठीक है। और इसके उत्पादन को भी वर्तमान में अगर देखना चाहें तो वही बता देते हैं आपको। जो रिसेंट डाटा है उत्पादन का, तो सबसे पहले नंबर पे गुजरात है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे हमारा तेलंगाना है। अगर विश्व की बात करें उत्पादन में, तो सबसे पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे पे हमारा इंडिया है, इंडिया कपास में दूसरे नंबर पे है और तीसरे पे हमारा यूएसए है। ठीक। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? बताइए किस स्थान पे? तो सभी लोग जानते होंगे, ये मानसीन राम ही ऐसा जगह है जहाँ पर भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। परंतु ऐसा क्या है मानसीन राम में कि सर्वाधिक वर्षा होती है? तो मानसीन राम में चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता भी देते हैं। तो मानसीन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मेघालय में आपने सुना होगा गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पहाड़ियाँ क्रम से हैं इस तरह से। तो जो खासी पहाड़ी बीच में है, खासी पहाड़ी में ही एक है हमारा ज़िला मानसीन राम। तो जो खासी पहाड़ियाँ हैं कीपनुमा घाटियों का यहाँ निर्माण करती हैं और इन घाटियों में मानसूनी पवनें जो हैं, जो बंगाल की शाखा आती है, आर्द्र हवाएँ जो आती हैं, इनमें फंस करके ऊपर नीचे होने लगती हैं। और ऐसा होने से जो मौसमी अस्थिरता होती है वो उत्पन्न हो जाती है और आर्द्र वायु तेज़ी से ऊपर उठती है और संघनित होकर वर्षा कर देती है। ठीक। तो यही कारण इसका है। तो और यहाँ पे अगर वार्षिक वर्षा देखी जाए, औसत वार्षिक वर्षा, तो वो है 1187 सेंटीमीटर। औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 1100 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और इसका कारण भी मैंने बता दिया आपको। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है इधर, विभिन्न देशों में स्लैश और बर्न कृषि, ये क्या होता है? ये कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि आपने सुना होगा। जो स्थानांतरित कृषि है वही स्लैश और बर्न कृषि कहलाती है। के नामों से प्रयुक्त नीचे दिए गए कूट का विकल्प मिलाना है, तो मिलाइए। जो मैक्सिको है, इसमें कौन से स्थानांतरित कृषि होती है? बताइए। तो मैक्सिको का ऑप्शन मिल जाएगा मिल्पा में। ठीक। ब्राज़ील का मिल जाएगा रोका में और वियतनाम का मिल जाएगा रे में और इंडोनेशिया हो जाती है लदांग। इंडोनेशिया में लदांग स्थानांतरित कृषि ये सब जो हैं ये होती है। तो इसका सही उत्तर आप इसमें से देख लीजिएगा। वैसे सही उत्तर आपका सी होगा, जो आप ऊपर मिला लेंगे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भूग्राम दान आंदोलन, जिसे रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मुझे लगता है इसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। ये है विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। विनोबा भावे ने इसकी शुरुआत कब की थी? 1951 में की थी। और कहाँ से की थी? 1951 में आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से शुरू की थी। और इसमें क्या था कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं अपने स्वेच्छा से जो भूमिहीन किसान हैं उनको ज़मीनें दान कर दें, और जो किसान ज़मीनों को प्राप्त करेंगे, जो भूमिहीन किसान ज़मीनों को प्राप्त करेंगे, उस पर अपने जीवन निर्वाह के लिए खेती करेंगे, ना कि किसी बिजनेस के लिए पर्पज़ से उसका उपयोग करेंगे, नहीं तो ज़मीन वापस ले ली जाएगी। ठीक। इसके बाद अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कुछ टूथपेस्ट में चमक किन खनिज से आती है? बताइए। तो इसका सही उत्तर है हमारा अभ्रक
एक ऐसा खनिज होता है जो बहुत चमकीला होता है, तो चमक होने के कारण ये टूथपेस्ट में डाला जाता है और चमक इसी के कारण आती है, अदरक के कारण। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21 है, बिहार का कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? तो बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है बताइए। तो बिहार में थर्मल पावर प्लांट नाम से ही आप जानते होंगे, बहुत फेमस है ये, बरौनी है। ठीक, बरौनी है। बरौनी कहाँ है? जो बेगूसराय ज़िला है उसमें है, और ये बेगूसराय ज़िला में है, और ये 1962 में बना था। और किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से बना था। 1962 में तो बना था, लेकिन रूस के सहयोग से बना था। इसके बाद जो और दिए गए हैं थर्मल पावर प्लांट, जो नवेली है, नवेली कहाँ है? हमारा तमिलनाडु में है। तालचेर कहाँ है? उड़ीसा में है। और जो बरौनी तो बता ही दिए। बरौनी के अलावा अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें बिहार में, तो बरौनी के अलावा हमारा कहलगाँव है। इसके बाद मुजफ्फरनगर का कांती है, मुजफ्फरनगर का कांती स्थान है। तो इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14,001 के लिए ISO प्रमाणन है। 14,001 क्या है? एक मतलब प्रमाणन है, एक सर्टिफिकेशन, एक नियम है, रूल रेगुलेशन बनाता है, वो है। तो कौन सा ऐसा शक्ति प्रदान करने वाला निगम है बताइए। तो इसका उत्तर क्या है? NTPC है। ठीक, NTPC ही एक ऐसा है जो 14,001 जो सर्टिफिकेशन, एक नियम है जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए मानदंड को निर्धारण करता है, जिसका पालन किसी कंपनी या संगठन को करना पड़ता है। तो यही एक है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। ठीक है, निम्न में से किन विकल्प में वो शहर शामिल हैं? तो कुल 4 शहर हैं। तो हम शुरू करते हैं। ये है दिल्ली हमारा, दिल्ली से आता है मुंबई, मुंबई और मुंबई से जाता है चेन्नई, ये है चेन्नई, और चेन्नई से जाता है ये कोलकाता, और कोलकाता से फिर दिल्ली। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ये ए वाला ऑप्शन मिल रहा है, इसमें ए वाला ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक, इसके बारे में और इसकी टोटल लंबाई आपको बता दें हम, तो इसकी कुल लंबाई जो है 5,846 किलोमीटर है। और इससे प्रश्न संबंधित क्या बन सकता है? जैसे ये जो है दिल्ली से लेकर के मुंबई का, इसको बोलते हैं NH, ये 48 है, ये भी NH 48 है। और ये जो है चेन्नई से लेकर कोलकाता तक, ये NH 16 है, नेशनल हाईवे 16 है। और ये जो है ये नेशनल हाईवे 19 है। ठीक, तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? तो बताइए कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है कांडला। ठीक, इसका सही उत्तर क्या है? कांडला। कांडला क्या है? कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। और इसके बारे में अगर बात किया जाए तो विभाजन के बाद जो कराची बंदरगाह था वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। ठीक, जब पाकिस्तान के हिस्से में चले जाने के बाद ही कच्छ के क्षेत्र में कांडला बंदरगाह को तुरंत बनाया गया, क्योंकि जो मुंबई का भार था, मुंबई जो बंदरगाह था उस पर व्यापार का भार कम करने के लिए इस बंदरगाह का निर्माण किया गया था। तो इसके आज़ादी के तुरंत बाद ही यही बना था। इसका सही उत्तर बी ही होगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य में खनिजों और निक्षेप के मामले में समृद्ध है। तो कोयला यहाँ पे हो जाएगा, इस क्षेत्र में कोयला बेल्ट ही है, तो कोयला ही यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में चावल उत्पादन का मतलब चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये बताना है, विश्व में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा चावल का उत्पादक चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है। ठीक, तीसरे नंबर पे बांग्लादेश है। और अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में भी बता देते हैं। राज्यों में वेस्ट बंगाल है,
पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे यूपी है और तीसरे नंबर पे पंजाब है। और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 और 27 नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई। तो बताइए वन नीति किस वर्ष लागू की गई। तो भारत में वन नीति का पहला संस्करण 1952 में लागू किया गया और दूसरा संस्करण जब इसका लागू हुआ तो 1988 में। और इसका उद्देश्य क्या है, जो वन नीति है, क्या है वन नीति, इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब जितनी भी आप मतलब जो भी राज्य है उसकी कुल भूमि का 33% क्षेत्र पर क्या होना चाहिए, वन क्षेत्र होना चाहिए। 33% भूमि पर वन क्षेत्र होना ही चाहिए ताकि पारिस्थितिकी संतुलन बना रहे। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। बताइए एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम निकाला जाता है बॉक्साइट से, या बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक। और गैलेना भी अयस्क है, गैलेना सीसा, ठीक है। और इसके बाद क्यूप्राइट होता है, तो क्यूप्राइट होता है तांबे का, ठीक, ये तांबे का होता है क्यूप्राइट, तो याद रखिएगा इसको। फिर इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। गोबी का मरुस्थल कहाँ है। तो जितने भी ज्योग्राफी के छात्र हैं इसको तो जानते ही होंगे गोबी का मरुस्थल कहाँ है तो ये मंगोलिया में, सर्वाधिक भाग इसका मंगोलिया में फैला हुआ है और कुछ भाग इसका उत्तरी चीन यानी जो मंगोलिया से सटा हुआ है वो उस क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो उसका ऑप्शन के हिसाब से चीन आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 30 है। 30 नंबर क्या है भाई, सीन नदी, जो सीन नदी है किस नगर से होकर बहती है। बताइए सीन नदी किस नगर से होकर बहती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सीन नदी फ्रांस में बहती है और फ्रांस के पेरिस से, ठीक, फ्रांस के पेरिस से होकर बहती है सीन नदी। अब इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जान लेते हैं। तो जो इसमें और ऑप्शन दिए हैं, जैसे लंदन है ये टेम्स नदी किनारे है, जो रोम है इटली की राजधानी है ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ठीक। तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ये जो मतलब सीन नदी है ये इंग्लिश चैनल में जाकर गिरती है, इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है, इसको भी याद रखिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है विश्व में कच्चे पटसन का प्रमुख उत्पादक कौन है। कच्चे पटसन का मतलब जूट भी कह सकते हैं। इंग्लिश वाला सेक्शन देखेंगे आप तो वहाँ जूट ही लिखा है, तो जूट का प्रमुख उत्पादक कौन है। तो विश्व में जूट का प्रमुख उत्पादक कौन हो सकता है। तो विश्व में प्रमुख उत्पादक है हमारा भारत, ठीक। और जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश विश्व में प्रमुख निर्यातक है लेकिन उत्पादक कौन है, भारत ही है, ठीक। अगर हम राज्यों में कहाँ मतलब राज्यों की बात की जाए तो किन किन राज्यों में होता है ये जूट। तो जूट होता है जैसे कि वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक होता है, बिहार में होता है, असम में होता है, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जूट होता है। और इन्हीं क्षेत्रों में क्यों होता है, क्योंकि जो जूट है एक नवीन जलोढ़ खादर मिट्टी होती है या डेल्टाई काप मिट्टी होती है, इन्हीं मिट्टियों में ये सर्वाधिक उपयुक्त होता है इसके लिए। और इसके साथ ही यह उष्ण एवं आर्द्र जलवायु वाली फसल है, इसलिए इन क्षेत्रों में अधिक होती है। तो चलिए इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो बताइए किस राज्य में, इसमें से बताना है। तो बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन तीनों में है, इन तीनों में उपलब्ध है और कह रहा नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है बताइए भाई। तो दक्षिण गंगोत्री ये तो जानते ही होंगे, एक शोध संस्थान है वैज्ञानिकों द्वारा, तो ये है अंटार्कटिका में। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जान लेते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का ये पहला अनुसंधान केंद्र यही बना था, दक्षिण गंगोत्री। और ये कब बना था, 1983 में बना था। हालांकि इसे अब बंद कर दिया गया है, ये 1990 के बाद इसे कार्यमुक्त कर दिया गया, 1990 के बाद इसे कार्यमुक्त कर दिया गया। और दो अनुसंधान जो बेस हैं उसको दो और खोला गया। दो कौन कौन है वो, पहला मैत्री है हमारा, मैत्री आप लोग जानते ही होंगे इसके बारे में, ये 1989 में खोला गया। और इसके बाद दूसरा हमारा है भारती,
इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे, ये 2012 में खुला है, ठीक, स्थापित किया गया है वहाँ पर अंटार्कटिका महाद्वीप पर। इसके बाद अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 है, दक्षिण अमेरिका का जो अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है? अमेजन है। ये तो सभी लोग जानते होंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। और विश्व में दूसरी अमेजन क्या है? विश्व में अपवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए, चौड़ाई की दृष्टिकोण से देखा जाए और जल क्षमता की दृष्टिकोण से देखा जाए तो विश्व में पहले स्थान पे अपवाह की दृष्टिकोण से, ठीक है। और विश्व की दूसरी, जो मैं बताने जा रहा था, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक ना, विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, पहली लंबी। और इसके बाद और फर्स्ट नंबर में अगर अपवाह की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले नंबर पे है, ठीक। नील नदी तो आप जानते ही होंगे, ये अफ्रीका महाद्वीप में है और मिसिसिपी हमारा यूएसए में है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य बताइए। अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो हमारा है उत्तर प्रदेश, इसके बाद एमपी है और इसके बाद पंजाब है। ये क्रम एकदम रिसेंट डाटा है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 निहित है। एजेंडा 21 में क्या क्या निहित है इनमें से? तो पर्यावरण संरक्षण ये भी निहित है, वैश्विक सतत विकास, जो सतत विकास है ये भी निहित है, ये भी निहित है, दोनों तो निहित हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें जो आयोग ने आंसर माना है, ई को माना है। मैंने कई जगह सर्च किया इंटरनेट वगैरह पे, लेकिन अगर मान लीजिए इसको नहीं माने तो जो सतत विकास है इसके बिना तो इस एजेंडा 21 की कल्पना ही नहीं की जा सकती। ये इसमें जरूर से शामिल है, लेकिन अब पता नहीं कैसे इसने माना है उत्तर ई। अब जो भी हो, इस पे ऑब्जेक्शन लोग करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादक देश कौन सा है? सॉरी, बड़ा मैंने बोल दिया। विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो बताइए, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक, तो हमारा उत्तर है चीन, ठीक, चीन है। इसके बाद दूसरे नंबर पे भारत है और इसके बाद तीसरा इंडोनेशिया है। अब सोचेंगे कैसे ऐसे हो गया? ऐसे हो नहीं गया, ये पूछ रहा है उत्पादक, कौन उत्पादन कर रहा है? तो चीन कर रहा है, भारत कर रहा है, इंडोनेशिया कर रहा है। अगर इसके भंडार की बात की जाए तब आंकड़ा बदल जाएगा। भंडार में सबसे अधिक क्या है? यूएसए है और दूसरे नंबर पे रसिया है और तीसरे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक, ये है क्रम। और भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? बताइए, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? इन तीनों में से कोई है? तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो है कौन सा सबसे पुराना? तो असम का दिग्बोई, आपने सुना भी होगा इसके बारे में। तो असम का जो दिग्बोई है क्षेत्र, वो सबसे पुराना है, ठीक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, दिग्बोई के बारे में। असम का जो दिग्बोई है, दिग्बोई का कुआं, तेल का कुआं सबसे पहले न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे एशिया में 1866 में ये दिग्बोई में ही तेल का कुआं खोदा गया था। और यहीं पर 1901 में भारत की पहली जो ऑयल रिफाइनरी है वो खोली गई, ऑयल रिफाइनरी खोली गई, ठीक। इसके बाद 1901 में याद रखिएगा और 1866 में ये भी याद रखिएगा, दिग्बोई असम। और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं और प्रश्न है हमारा, विश्व में एल्युमिनियम सबसे बड़ा उत्पादक है। एल्युमिनियम सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो बताइए, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रांस भी नहीं है, भारत भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ई। आखिर तब है कौन? तो वो है चीन। चीन जो है पहले स्थान पे है और भारत जो है दूसरे स्थान पे है और इसके तीसरे स्थान पे कौन है? हमारा रूस है, ठीक। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल तो आप सभी लोग जानते होंगे, ये है कहाँ?
तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है ये ग्रेट विक्टोरिया। ठीक, तो ये 40 प्रश्न इसके पूरे हो गए। अब चलिए सीधे चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन पर, और पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन ये शुरू होता है यहाँ से। तो चलिए बिना देर करते हुए हम पहला प्रश्न देखते हैं, और हमारा पहला प्रश्न है, इसमें भी कुल 40 प्रश्न हैं पॉलिटिकल साइंस में, और ये पार्ट 3 है, क्योंकि इस पेपर में कुल 4 सब्जेक्ट के पेपर क्वेश्चन दिए गए हैं, तो जिसमें से हम ज्योग्राफी के 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, और अब 40 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के। तो ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? बताइए, जापान से, जर्मनी से, इंग्लैंड से, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, तो फिर किससे ली गई है प्रस्तावना? तो इसमें 2 बातें हैं, इसमें 2 देश हैं, 2 देश शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया हमारा है, यहाँ से प्रस्तावना की भाषा ली गई है, और जो प्रस्तावना का विचार है वो लिया गया है यूएसए से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा और जो इसका विचार है, जो उसका मूल कॉन्सेप्ट है, ये लिया गया है यूएसए से। हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकतम निर्वाचन क्षेत्रों वाले राज्यों को उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर सही विकल्प का चयन करें। यानी जो लोकसभा की सीटें हैं, सबसे अधिक किसमें है, उसके बाद उससे कम किसमें है, यानी क्रम से बढ़ते से घटते क्रम में लगाना है। तो सीधे हम इसका उत्तर ही बताते हैं, इसके बाद की व्याख्या करते हैं। इसका पहला ही उत्तर है, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, पश्चिम बंगाल में है और बिहार में है। तो चलिए सबके बारे में बता भी देते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी हैं? 80 सीटें हैं। महाराष्ट्र में कुल कितनी सीटें हैं? तो महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। और पश्चिम बंगाल में कुल कितनी सीटें हैं? तो 42 सीटें हैं। और बिहार में कुल कितनी सीटें हैं? तो ये 40 सीटें हैं। ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? आखिर क्यों लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? तो यह अधिक उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। इसमें निर्णय लेने की विशिष्टता होती है, ये भी सही ही है। यह मतभेद एवं संघर्ष का निपटारा करता है, तो यह भी सही ही है। इसका मतलब ये एक से अधिक है, मतलब इसका सही उत्तर होगा डी ऑप्शन। तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा मंत्रिपरिषद की सलाह से अपने जो भी उसकी अधिकारों का निस्तारण होता है उससे करता है, उसकी सलाह से। इसके बाद 5वां प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? तो दल बदल विरोधी कानून के बारे में सभी लोग जानते होंगे। ये सुझाव देता है कि पार्टियों को बदलने से रोकना या संशोधित करना। पार्टियों को क्या? दल बदलने से, यहाँ पे दल होना चाहिए, लिखा नहीं है। तो दल बदलने से रोकने के लिए संशोधित करना, इसका दल बदल कानून का नियम है। और इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। किसका कथन है लोकतांत्रिक सरकार जनता की है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है? तो ये भी फेमस स्टेटमेंट है, और ये अब्राहम लिंकन का है। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, शिक्षा का अधिकार RTE जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? बताइए, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, ये स्वतंत्रता अधिकार में आता है। और स्वतंत्रता के अधिकार में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 21 और 21 क में भी इसका प्रावधान कर भी दिया गया है इससे संबंधित, और 21 में ही आता है ये। और उसके बाद हम अपने आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 है, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 जोड़ा गया? तो कौन सा वो संविधान संशोधन था? तो वो था 42वां संविधान संशोधन था, जिसमें 1976 में, जिसमें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य किस में जोड़ा गया? 51 क बना करके, 51 में ही जोड़ा गया क बना करके। और ये किसकी सिफारिश पे आया था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे आया था, ये जोड़ा गया था। इसके बाद जब ये जोड़ा गया था, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। जब ये मौलिक कर्तव्य जुड़ा था तो इसमें कुल कितने थे मौलिक कर्तव्य? कुल 10 थे। लेकिन इसमें जो 1 2002 में
2002 में 87वां संविधान 87वां कह रहे हैं 86वां संविधान संशोधन हुआ था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। और 11वें में जो 11वां था, 11वें में क्या कहा गया, तो 11वां जो था इसको याद रखिए क्योंकि पूछ लेता है, ये लास्ट में जुड़ा है। इसलिए ये 6 से लेकर के जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं और उनके माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करवाएं। तो ये उसमें जोड़ा गया था अलग से। हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इस 9 है, और इसमें से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं है, बताइए। तो इनमें से कौन नहीं है, शरद चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यानी कि ये 3 के तीनों हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। ठीक। इसके बाद धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, बताइए। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो यह वित्तीय मामलों संबंधित है, बिल्कुल सत्य है। यह केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है, यानी इसे धन विधेयक को लोकसभा में ही पहले पेश किया जा सकता है, एकदम सही। और यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित हो सकता है, एकदम गलत। धन विधेयक कभी भी वो क्या बोलते हैं, राज्यसभा में नहीं लाया जाता, सबसे पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, इसलिए गलत। और इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाणन आवश्यक होता है, ये भी गलत। सभापति द्वारा नहीं, राष्ट्रपति द्वारा। ठीक। इसे राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित किया जाएगा जब भी किया जाएगा तो इसमें पहला और दूसरा सही है। और इसको देख लेते हैं, इसमें किस में पहला और दूसरा दिया गया है, किसी में नहीं दिया गया है। जब किसी में नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं सही होगा। और जो लिखा है एक से अधिक, तो इन ऑप्शनों में से एक से अधिक की बात की जा रही है। ठीक है। तो आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया, तो बताइए। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1961 या फिर 2 अक्टूबर 1952। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? इसका सही उत्तर होगा ई। इन तीनों में से किसी भी डेट पे भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट हमारा है वो अस्तित्व में नहीं आया था। आया कब था ये जान लेते हैं। तो ये आया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, 26 जनवरी 1950 को ये आया था। और ठीक इसके 2 दिन बाद यानी 28 तारीख को इसका उद्घाटन हो गया 1950 में। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोक अदालत। ठीक ना, लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करते हैं, क्या है लोक अदालत के बारे में। तो यह एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह एकल पेशी विवाद का निवारण करती है, ये भी सही है, ये भी सही है। त्वरित न्याय देता है, जो लोक अदालत है त्वरित न्याय देता है। ठीक है, न्याय तो देता है। और सेवानिवृत्ति जज लोक अदालत चलाता है। और ठीक है, इसके बाद सेवानिवृत्त जो जज होता है लोक अदालत चला सकता है। इसके बाद हमारा 5वां है, यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, सर्वोच्च न्यायालय तो है ही नहीं। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 अगर ये सही हैं तो इसमें से 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। 1, 2, 3, 4 सही हैं, बाकी एक 5वां गलत था। इसके बाद हमारा ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 है, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? तो वो कौन सा देश है? वो है दक्षिण अफ्रीका ही। इसमें रंग भेद का ये कार्यक्रम या जो भी प्रॉब्लम हुई थी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वोटर दिवस। तो बताइए राष्ट्रीय वोटर दिवस कब मनाया जाता है? 14 को, 25 को या 5 जून को? तो बताइए इनमें से क्या होगा? इनमें से 25 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस या वोटर दिवस भी कहते हैं। 14 सितंबर क्या होता है? तो 14 सितंबर को होता है हिंदी। अब हिंदी को मैंने इंग्लिश में लिख दिया, खैर हिंदी ही होता है। और 5 जून को पर्यावरण होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा असत्य है? बताइए इनमें से कौन सा असत्य है, ये बताना है। इस परिषद में 15 सदस्य देश हैं, जिसमें से 5 अस्थायी हैं और 10 का चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। नहीं, 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही बात है।
प्रत्येक अस्थाई सदस्य के पास वीटो शक्ति होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है कि IMF एक विशाल बैंक इसकी एजेंसियाँ है। IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। सॉरी, मैं इसको पढ़ने में गड़बड़ कर दिया। तो ये जो है, तो ये निधिकरण जो है IMF और विश्व बैंक इसके नहीं हैं, तो ये सी गलत हो जाएगा। ये तो दो सही हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जब दो सही हो गए तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, जायज़ सी बात है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। फिर इसके बाद हम प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। और नहीं, इसमें बोला क्या है, इसमें सॉरी इसमें बोला है कौन सा असत्य है, ये बोला है, तो ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। मैं सोचा कि कौन सा असत्य इसमें बोला है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर है, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिभारित है, ये बताना है चुनावी कदाचारों से संबंधित। तो प्रश्न नंबर 16 का पहला है, सत्तारूढ़ दल सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, वोटर को धमकाने में अत्यधिक धन का प्रयोग, या फिर दल गठबंधन लोकसभा समर्थन का विश्वास, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आयोग ने माना है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 हो गया हमारा। इसके बाद 17 पे आते हैं। मंडल आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? तो ये सभी लोग जानते हैं, 27% आरक्षण की संस्तुति की थी मंडल आयोग ने 1980 में। BP सिंह की सरकार थी। इसके बाद हम आते हैं अपने कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय एवं आत्मा कहलाता है? बताइए कौन सा मौलिक अधिकार? तो क्या समानता का है, या धार्मिक स्वतंत्रता का है, या फिर सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार है? तो इन तीनों में से कोई भी नहीं है। तो आखिर है कौन? तो आइए जान लेते हैं है कौन। तो आपने सुना होगा आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहलाता है? हृदय एवं आत्मा। और ये बात कही किसने थी? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी। जो 32 की जो गुणवत्ता है उसकी महत्ता को बताते हुए उन्होंने कहा था, इसको हृदय और आत्मा कहा था। संविधान का हृदय और आत्मा कहा था किसको? अनुच्छेद 32 को, यानी संवैधानिक उपचारों को कहा था। तो इसमें से आप जान ही गए, इसमें से कोई नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। उसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है? बताइए, अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है कौन सा अधिकार? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार? बताइए इसमें से कौन सा ऐसा है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इन तीनों में से कोई भी नहीं ऐसा है जो इसका पालन करता है। क्यों? तो चलिए, इसमें इन तीनों के अलावा कोई नहीं है, तो है क्या चीज़, ये भी जान लेते हैं। तो जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 है, 29 और 30, इसमें अल्पसंख्यकों की बात की गई है। और अनुच्छेद 29 और 30 में है क्या? संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, और इसी में अल्पसंख्यकों के मतलब विशेष अधिकार दिया गया है, उसके बारे में बात की गई है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है, ये बताना है क्या सही नहीं है। तो इसमें 300 से अधिक सदस्य हैं। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम बैठक हुई थी, ये तो भाई गलत हो गया। इससे 1935 से अधिनियम से बहुत अधिक विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया गया था, तो ये सही है, ये भी सही है। तो ये तो गलत हो गया। तो कह रहा है क्या सही नहीं है ये बताना है, तो यही सही नहीं है। तो क्या सही होना चाहिए? तो ये 1946, अब इसका डेट बता देते हैं सीधे सीधे, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 9 दिसंबर 1946 होना चाहिए। ठीक, 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, यानी फर्स्ट बैठक हुई थी। अगर पूछ दे कि लास्ट बैठक मतलब अंतिम बैठक कब हुई थी, तो अंतिम बैठक मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं इस वाले। तो अंतिम बैठक ये हुई थी 24 जनवरी को। कब हुई थी? 1950 में हमारी अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था, और उसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
तो आइए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है? कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। अब इतना बड़ा प्रश्न है, पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा, आप रोक के पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ना होगा तो। ये ई है, ये कह रहा है कौन सा तत्व नहीं है, और यहाँ पे 3 के तीनों हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ई हो गया है। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो प्रश्न नंबर 23 का बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर ई। इसका भी प्रश्न नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसमें पूछा है क्या गलत है, तो जो पावर शेयरिंग के बारे में बात की गई है कि सरकार सत्ता के विभिन्न अंगों के बीच साझा करती, ये सही है। सत्ता विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा करती, ये भी सही है। और प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है, भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन न हो, तो ये भी सही है। कहने का मतलब ये कि ये कह रहा कौन सा गलत है, लेकिन स्थिति यहाँ पे ये है कि ये 3 के तीनों सही हैं। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में कौन सा शामिल है? तो सभी लोग जानते हैं जंगल शामिल है, ये राज्य सूची, और ये भी राज्य सूची में शामिल है। अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है? सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन जैसे कि मतलब शासन में भागीदारी हो, वोट देने का अधिकार हो, या भेदभाव के खिलाफ बोलने का अधिकार हो, तो इनमें से बताना है तो जैसे सबसे सऊदी अरबिया में सब चीज़ें बहुत रोकथाम है, रिस्ट्रिक्शन है महिलाओं पे। तो लेकिन ये 3 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा जहां महिलाओं की स्थिति खराब है भागीदारी के रूप में, तो वो है चीन। ठीक, तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है समान पारिस्थितिकी अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? तो क्या प्रदान करता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी लिंगों के लिए समान वेतन। ये समान पारिश्रमिक की बात की जा रही है, तो सभी लिंगों के लिए, महिला पुरुष जो भी हो उस पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। ठीक, अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी कहा करते थे कि, क्या कहते थे? यहाँ पे कुछ भरना है, इसमें से ऑप्शन में से को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इसका सही उत्तर हो गया धर्म को। गांधी जी कहते थे कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बताइए लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही? 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो लोकतंत्र अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा कर देता है। तो अक्सर ज़रूरतों को विफल करता है लोकतंत्र में, तो होता ही है। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, ये तो बात गलत है भाई। लोकतंत्र अनियमित है, ये भी नहीं सही है। तो कौन सा सही है? तो आंसर में भी जो आयोग का आंसर है ए को ही माना गया है, क्योंकि बहुत सटीक स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर ये सही है तो भाई सही मान लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा निगेटिव बात की कही गई है, हालांकि सही तो यही है। और इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती? बताइए कौन सी भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती? तो वे देश के लिए कानून बनाते हैं, ये तो राजनीतिक दल निभाते ही हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से निभाते हैं। एक पार्टी दूसरी को सरकार बनाने में सहयोग करती है। हाँ, कई लोग गठबंधन कई पार्टियां करके सरकार बनाती हैं, ये भी करते हैं लोग। उनके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दों पर, ये तो बात भाई बिल्कुल गलत है। तो यही नहीं है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक, सभी मुद्दों पर उनका विचार एक थोड़ी हो सकता है। और उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। एक राज्य पार्टी बनने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल वोटों का कम से कम कितना प्रतिशत, ठीक ना, सुरक्षित करना होगा? तो कुल 6% सुरक्षित करना होगा विधानसभा के कुल वोटों का। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न नंबर है
निम्नलिखित में से कौन सा एक साथ आने वाला, एक साथ कम टुगेदर, एक साथ आने वाला संघ के अंतर्गत आता है? तो बताइए एक साथ आने वाला कौन सा आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड। अब ये होता क्या है, एक साथ आने वाले संघ का क्या मतलब है? इसमें एक साथ आने वाले संघ का मतलब कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें जैसे कि जो देश होते हैं उसमें जितने भी राज्य हैं वो सब मिल कर के एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसे अमेरिका है, उसमें अलग अलग राज्य हैं, और अमेरिका देश है, वो मिल कर के एक संघ का निर्माण किए हैं। और इसमें क्या होता है कि जो केंद्र होता है और राज्य दोनों की जो शक्तियाँ होती हैं सबकी बराबर होती हैं। केंद्र की अपनी शक्ति है, राज्य की अपनी शक्ति है, और दोनों शक्तियाँ एक दूसरे के बराबर हैं। भारत में क्या है, केंद्र सर्वोच्च है और राज्य उससे छोटा है, राज्य के पास शक्तियाँ कम है। केंद्र के अधीन राज्य है, लेकिन वहाँ पे राज्य और केंद्र दोनों स्वतंत्र हैं एक दूसरे से। तो इस तरह का, जैसे एक उदाहरण यहाँ पे लिखा ही है स्विट्ज़रलैंड, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा यूएसए, और तीसरा एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया भी ले सकते हैं आप। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम अपने अगले ऑप्शन पे आते हैं, प्रश्न पे आते हैं, सॉरी। हमारा अगला प्रश्न है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दिया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो विकेंद्रीकरण। एकदम सिंपल सी बात है, विकेंद्रीकरण किया जाता है जब केंद्र से सत्ता का हस्तांतरण होते होते जनता तक पहुंचता है या फिर स्थानीय सरकारों तक पहुंचता है, तो ये इसको बोलते हैं विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? ये बताना है भाई। तो ब्लैक पावर आंदोलन ये हुआ था, हालांकि यूएसए में हुआ था, गोरे और कालों के मध्य। ये उभरा कब? ये 1966 में उभरा था। ठीक, तो अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। कुल 6-7 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो ये भी सभी लोग जानते होंगे, अनुच्छेद नंबर 324। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35 है। 35 लिखा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। अब 300 आ ही गया है तो आप 300 क के बारे में भी जान लीजिए। 300 क में क्या लिखा गया है? संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार है आपके पास। ठीक, संपत्ति का अधिकार। ये संपत्ति का अधिकार पहले कहाँ था? 19(1) जो है 19(1) के च में था, और अनुच्छेद जो है 21 में था। ठीक, अनुच्छेद 21 कह रहे हैं, 31 में था, अनुच्छेद 31 में था। लेकिन क्या किया गया बाद में, इसको जो इसका जो संवैधानिक अधिकार था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त था संपत्ति के अधिकार का, तो इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। कानूनी अधिकार का दर्जा दे करके 300 क में रख दिया गया। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अपने प्रश्न नंबर 36 पे। भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो इसके लिए कोई संविधान में कोई कानून या फिर कोई ऐसा अनुच्छेद या कोई बात नहीं कही गई है कि कोई कितनी बार रह सकता है। असीमित बार रह सकता है। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब 2 बार राष्ट्रपति बन चुके थे तो उन्होंने ही एक औपचारिक रूप से घोषणा कर दी थी कि भारत में या फिर जो भी हो, कोई 2 बार से अधिक राष्ट्रपति न बने। तो ख़ास तौर पे उसी का पालन लोग उनके सम्मान में करते आ रहे हैं। तो हालांकि इसमें कोई ऐसा कहीं कुछ लिखा नहीं है कि कितनी बार रह सकते हैं, इसीलिए इसमें 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। और 37 क्या है प्रश्न नंबर? भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो ये भी लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ठीक, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर, लोकसभा की प्रथम महिला
सभापति कौन थीं, प्रथम महिला सभापति कौन थीं, तो ये भी लोग जानते होंगे। कौन थी? मीरा कुमारी थीं लोकसभा की पहली सभापति। ये अगर इनको बात की जाए, मीरा जी थी कब से कब तक थीं, तो 2009 से लेकर के 2014 तक थीं ये सभापति। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बताइए किस वर्ष की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? 90, 91 या 92 या उपयुक्त में से कोई नहीं? क्या होना चाहिए बताइए। ऑप्शन ई सही है, क्योंकि इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, इसलिए इसमें से कोई मैच तो कर नहीं रहा है, इसलिए 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारा सबसे अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? बताइए, 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? तो 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से। ठीक, वित्तीय आपातकाल 360 से संबंधित है, और कुछ और है राष्ट्रपति से आपात से संबंधित, तो इसके बारे में भी बता देते हैं। एक तो बता ही दिया हमने। इसके बाद अनुच्छेद 352 में हमारा जो है राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, राष्ट्रीय आपात की बात की गई है। और इसके बाद हमारा एक और अनुच्छेद है 356 में, इसमें क्या कहा गया है? राष्ट्रपति शासन की बात की गई है। ठीक, राष्ट्रपति शासन की बात की गई 356 में, और 352 में हमारा राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, और 360 में ये जो वित्तीय आपात यहाँ पे आप देख ही लिए। तो बस ये हमारा प्रश्न पूरा हुआ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अगर ये सेशन बढ़िया लगा हो आपको, प्लीज़ इसको लाइक करें, और जो भी इसमें समस्याएं आई हुई हों उसका कमेंट करें, हमें प्रोत्साहित करें। तो जल्द ही मिलते हैं आपसे किसी हम नए पेपर में। और ज्योग्राफी से संबंधित ये चैनल है, अगर आप ज्योग्राफी विषय से संबंधित छात्र हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, और जितने भी छात्र हैं उन तक ये वीडियो शेयर करें, और इस पेपर को देख कर के आप सोचें और गहनता से अध्ययन करें कि हमें बिहार टीजीटी के लिए किन किन क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए, प्रश्न कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ये सब ध्यान रख कर के आप अपनी तैयारी को एक दिशा निर्धारित तय करें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही आपसे हम। नमस्कार दोस्तों।